गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम अपने टॉपिक के साथ थे द राइज ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो उसके कुछ सब टॉपिक्स हो गए थे। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक लेना है रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा रिकैप दे दूं कि हम उससे पहले ये पढ़ रहे थे कि इंटर वॉर इकोनॉमी। तो इंटर वॉर इकोनॉमी जो है उसमें हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम है 1914 टू 1918 उसको लेना है। ठीक है, तो हमने देखा इस पीरियड में किस तरीके से जो है पूरे जो कंट्रीज जो है बैटलफील्ड में थे, जो लड़ रहे थे, तो उसमें किस तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। ठीक है, तो और किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज जो थी मतलब कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही थी और मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी वो किस तरीके थी कि मशीन गन्स प्रोड्यूस करनी, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रीज जो उभर कर सामने आ रही थी। और इसके अलावा जो वर्क फोर्स थी, जो एबल काम करने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा मारे गए थे, आपको मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। ठीक है, और लोगों की इनकम जो है कम होने लगी थी और लोग इवन जो लेडीज हैं वो जो है काम करने के लिए निकल पड़ी थी। ठीक है, तो इकोनॉमी की हालत जो है इस तरह से थी। और इसके अलावा दो कंट्रीज जो एलाइज और मैंने को बताया था वर्सेस सेंट्रल पावर, उसमें एलाइज में जो यूएसए है, यूएसए जो उभर के जो है एक प्रॉस्परस कंट्री के रूप में सामने आ रहा था। उसका कारण क्या था कि यूएसए के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, हर चीज का पोटेंशियल था। ठीक है, उसके पास लैंड रिसोर्सेज थे, आर्मी थी, उसके पास मनी था, ठीक है, मिनरल्स थे। तो यूएसए जो है अब धीरे धीरे क्या बनते जा रहा था, क्रेडिटर के रूप में सामने आ रहा था। और ब्रिटेन जो था, ठीक है, ब्रिटेन जो एलाइज में था, वो क्या बनता जा रहा था, वो डेबिटर बनता जा रहा है। डेबिटर मतलब क्या होता है, जो पैसा उधार लेता है। क्रेडिटर हो गया जो पैसा देता है। तो ब्रिटेन जो है वो डेबिटर बनता जा रहा था और यूएसए जो है वो क्रेडिटर बनता जा रहा है। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको पीछे का बता दिया ताकि आपका थोड़ा सा जो है ब्रेन फ्रेश हो जाए और लिंक हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिटिशियंस, अब हमने देख लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो था वो 1939 टू 45 तक था। उसमें भी जो है बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज्यादा इश्यूज थे, जमीनों के लेके इश्यूज थे, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इन दो पावर्स के बीच में, एक्सेस और एलाइज के बीच में डिफरेंट चीजों को लेके जो है इश्यूज थे, जमीनों को लेके, समुद्रों को लेके। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे, तो बहुत सारी जगहों को लेके इश्यूज थे। 6 साल तक लड़ी गई और इन्होंने इस सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो है पूरे हम कहेंगे पूरा वर्ल्ड ही इंटर रिलेट हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमने देखा तकरीबन जो है यूरोपियन कंट्रीज ही जो है तो वो रिलेट हुए थे, रिलेटेड थे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में पूरा वर्ल्ड ही हम कहेंगे होल ऑफ द वर्ल्ड वाज इंटर रिलेटेड। तो जो है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। 60 मिलियन जो पॉपुलेशन थी, जो थी हम कहेंगे लार्ज इंटेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और हालांकि हम कहते हैं, एक मशहूर कहावत होती है कि बैटलफील्ड में कौन लोग मरते हैं, जो लड़ने वाले सोल्जर्स होते हैं वो मरते हैं, पर नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में सिविलियंस की डेथ ज्यादा हुई थी। वो कैसे हुई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जो है जैसे जो यूएसए जो कि एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ रहा था, उसने किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को यूज किया और उसमें कितने सारे जो लोग हैं वो मर गए थे। लैंड कैसे किस तरह से जो है वो लैंड अभी भी जो है वो अनफर्टाइल है, तो कितना इफेक्ट हुआ होगा लोगों के ऊपर, किस तरह से लोग मरे होंगे। उसके अलावा हमने देखा सिविलियंस की डेथ हो कहाँ हुई, जैसे जो जर्मनी में जो कौन था, हिटलर, पता ना आपको, हिटलर आपने 9th में भी पढ़ा, तो उसने किस तरह से ज्यूज पर जो है हम कहेंगे कि उनको बड़ी बुरी तरह से मारा, क्योंकि उसका बेसिक रीजन था कि उसके पेरेंट्स को जो है ज्यूज ने मारा हुआ था। तो वो फॉर ज्यूज जाति के जो भी लोग होते थे उनको वो मारता था और मारने के तरीके भी बहुत बुरे थे। तो हिटलर जो है, हिटलर ने सिविलियंस को बहुत ज्यादा मारा। फिर उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, डिप्रेशन आया, 1930 का डिप्रेशन आया। ठीक है, सोशल डिसरप्शन हुआ, लोग जो है इधर से उधर, उधर से इधर जा रहे, माइग्रेशन हो रहा है लोगों का। तो चारों तरफ हम कहेंगे वर्ल्ड में सभी तरफ जो है क्योस और कंफ्यूजन ही बना हुआ था। और उधर जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में अपने कॉलोनीज बनाई थी, कॉलोनाइजेशन किया हुआ था। ठीक है, वो जो है लोगों को किस तरह से वो जो है रिप्रेस कर रहे थे। तो हर जो है हमने देखा ही है इंडिया को लेकर कि इंडिया भी जो है उनकी एक कॉलोनी थी। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन ने भी जो है ये भी हम कहेंगे कि ये टाइम भी जो है इसी टाइम के बीच में आ जाता है। तो मैंने अब आपको बोला कि एक इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रीज का भी बुरा हाल था और एक डिप्रेशन आया हुआ था। इसमें एक टॉपिक आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, इसको एक इंपॉर्टेंट एक नोट भी आ जाता है लिखने के लिए, क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज द डिप्रेशन ऑफ 1930s। अब आपको मैं बता दूं कि डिप्रेशन क्या होता है बच्चों। डिप्रेशन क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, हालांकि डिप्रेशन एक काम इंग्लिश लिटरेचर वर्ड भी है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं या बाद में आप पूछ सकते हो अलग से, पर इसमें
हमें अभी हिस्ट्री में आपको समझाना है, तो इसको हम इकोनॉमिक्स से रिलेट करेंगे। तो ये आया है इकोनॉमी से, जो इकोनॉमी में ही आया, तो उसको मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में जब आता है तो क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में क्या होता है कि जैसे को प्रोडक्शन है, इकोनॉमी की डिफरेंट हम कहेंगे एस्पेक्ट्स हैं, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन नीचे आ जाए, लोगों की इनकम नीचे गिर जाए, एम्प्लॉयमेंट लोगों के हाथों से चला जाए, सेविंग्स खत्म हो जाए, सेविंग्स जो पैसा हम लोग जोड़ते हैं बैंक्स वगैरह में डालते हैं, वो नहीं हो कंट्री के पास। तो जब ऐसे हालात बन जाए, ग्राफ जो है पूरा कहेंगे नीचे की तरफ आना, हर चीज जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाए, तो ऐसे हालात में ऐसे हालात को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन। तो ये 1930s में आया वर्ड में, और ये नहीं कि किसी एक कंट्री ने, यूएसए ने ही इसको फील किया कि ये डिप्रेशन हमारी कंट्री में आया, नहीं। कहेंगे कि डिप्रेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट था वो ज़्यादा था एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड सेक्टर्स को लेके, प्रोडक्ट्स समझिए रिलेटेड सेक्टर्स को लेके आया। सो डिप्रेशन वाज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड इट्स इफेक्ट्स वर इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, ठीक है। तो इकोनॉमी जो है कि जब किसी कंट्री की इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो जब डाउनफॉल में आ जाते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ डिप्रेशन आ जाता है। अब हुआ ये डिप्रेशन जो आने का कारण, जो 1930 का डिप्रेशन आने का कारण क्या था कि हर चीज़ जो थी वो अनप्लान थी। क्या थी? हर चीज़ क्या थी? अनप्लान थी। हर चीज़ जो है अनप्लान थी, और इकोनॉमीज में क्योस कंफ्यूजन था, ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है। और कोई भी चीज़ जो है वो हम कहेंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इन कारणों से जो है ओवर प्रोडक्शन, अनप्लानिंग एंड अनकोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इन चीज़ों के कारण जो है डिप्रेशन आया, ठीक है। अब ये जो है जैसे ईस्टर्न यूरोप है, यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में क्या था कि जो है फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, खास करके वीट का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था कि जो है प्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा हो रही थी। सप्लाई ज़्यादा होने से कारण, फूड ग्रेन्स की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था कि उनकी डिमांड कम हो रही थी। इतने बल्क में मार्केट में जब उनकी डिमांड कम हुई तो क्या हो गया, जो फार्मर्स थी उनको जो है नुकसान हुआ, ठीक है। जितनी वो मेहनत करते थे उतना उनको प्राइस नहीं मिलता था, क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी। तो फार्मर्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हमने अपनी इनकम को मेंटेन करना है, तो उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था, इकोनॉमिक्स का पता ही नहीं था कि जो मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ की सप्लाई जब बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो क्या होता है, डिमांड किस चीज़ की कम है, ठीक है, सप्लाई किस चीज़ की बहुत ज़्यादा, डिमांड कम है, तो प्राइजेस ऑब्वियसली मार्केट में क्या होगी, उस चीज़ की प्राइजेस गिरेंगी। तो उन्होंने अपने इस इनकम को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। जब और ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ, प्राइजेस और ज़्यादा नीचे गिर गई, गेहूं की प्राइसेस और ज़्यादा, कीमतें और ज़्यादा नीचे गिर गई, कीमतें उनकी और ज़्यादा नीचे गिर गई, और बाजार में अंबार लग गया फूड ग्रेन्स का, खरीदने वाले बहुत कम हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो इकोनॉमी थी वो किस तरफ चली गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ चली गई, ठीक है। दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे तो वो तो उनका मेन एम था अपने प्रॉफिट को कमाना, ठीक है। जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए थे उनके प्राइस वो नीचे जो है उनको रिड्यूस करने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि हमने अगर हम प्राइसेस को कम किया तो हमारे प्रॉफिट्स गिर जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो चीज़ें थी वो अनसोल्ड रही, लोगों ने उसको खरीदा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदा? लोगों के पास इनकम नहीं थी, पैसे ही नहीं थे लोगों के पास, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अनप्लानिंग था, अनकोऑर्डिनेशन था, कौन सी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, कौन सी इंडस्ट्रीज को नहीं डेवलप करना है, ओवर प्रोडक्शन हो गया। तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमी में जो है एक सर्कल बनता गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई ज़्यादा होगी, और क्या हुआ, फिर प्राइजेस गिर गए, प्राइजेस गिर गए, उनको नुकसान हुआ, उनकी जो इनकम कम होगी, तो क्या हुआ, जो इकोनॉमी फिर सफ़र करती है, सेविंग कम्स होगी। तो इस तरह से जो है ये इकोनॉमी एक ट्रैप बनता गया, और क्या हुआ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जो है इकोनॉमी चली गई। तो ये आया ही तकरीबन किसमें आया, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड सेक्टर से। तो ये था बच्चों द डिप्रेशन ऑफ 1930s, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे पॉलिटिशियंस थे और हमारे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि अब जो हमारा वर्ल्ड पूरा जो है उनकी इकोनॉमिक्स जो है सफ़र कर रही हैं, तो हमने उनको किस तरह से हमने उसको रिबिल्ड करना है। तो अब हम देखेंगे उन्होंने रिबिल्ड करने के लिए, जब पढ़ोगे आप उसमें है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, कि किस तरह से जो इकोनॉमी है, डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज हैं, उनको किस तरह से अब खड़ा किया जाए, फिर से जो है एक हमारा वर्ल्ड जो है एक जिसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, वो किस तरह से बनाया जाए। अब तो ये हम पढ़ेंगे, ये आ जाएगा आपका, किसमें आ जाएगा, पोस्ट वॉर एरा, किसमें आ जाएगा, ये होगा आपका रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, और उसी का एक सब टॉपिक आ जाएगा। ये सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं, ये तो बेस है उसका, कि पोस्ट वॉर एरा आ जाएगा, कि हमने अब इकोनॉमी को रीबिल्ड किया है, तो पोस्ट वॉर एरा, कि वॉर के बाद वाला टाइम, तो इसमें जो है
इसमें जो है दो कंट्रीज जो है वो सामने मेन आई पूरे वर्ल्ड को रिबिल्ड करने में। तो वो आया, आपको मैंने पहले बताया यूएसए आया और सोवियत यूनियन। ठीक है, अब यूएसए जो है आपको मैंने बताया प्रॉस्परस कंट्री था, जिसके पास हर तरह की वेल्थ थी, पॉलिटिकल वो स्ट्रांग था, मिलिट्री पावर थी। ठीक है, और समझो वेस्टर्न वर्ल्ड को वो लीड कर रहा था। उनकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, सोचने की विचारधारा उनकी क्या थी, पूंजी कैपिटलिस्ट की। हमने जो है इंडस्ट्रीज अगर खोलनी है तो हमारा मेन एम क्या होगा, टू अर्न द प्रॉफिट। और दूसरी तरफ जो थी सोवियत यूनियन जो था एक वो सोशलिस्ट कंट्री था। ठीक है, और ये एक यूएसए के लिए कंट्री चैलेंज था। ठीक है, अब सोवियत यूनियन ने अपने 9th में पढ़ा होगा कि किस तरह से सोवियत यूनियन ने जो है हिटलर को किस तरह से डिफीट किया था। उसने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किया है अपने हिटलर को डिफीट करने में। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे ये, हालांकि दोनों कंट्रीज़ की आइडियोलॉजी अलग अलग थी, और दोनों कंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इन दोनों कंट्रीज़ का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये भी जो है इस डिप्रेशन के ट्रैप में, इस डिप्रेशन के चक्कर में फंस गए थे। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। ठीक है, तो अब जब देखा हमारे पॉलिटिशियंस ने, इकोनॉमिस्ट ने, कि किस तरह से वर्ल्ड को खड़ा किया जाए, उन्होंने जो है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाए कंट्री में, क्या पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक जो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी को लाया जाए। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक ब्रेटन वुड हम कहेंगे एग्रीमेंट किया। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो था, ये कहेंगे तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो था वो एक मीटिंग हुई जिसमें 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। एक ब्रेटन वुड एक यूएसए का एक विलेज का नाम था, इसलिए उसको ब्रेटन वुड कहा जाता है। ठीक है, 1944 में इस एग्रीमेंट को एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसको ये तैयार किया गया। और इसके जो उसके दो मेन ब्रांचेस हम कहेंगे, जो उसको जो डील करते थे, तो आउटकम जो था उसकी दो कहेंगे, इस जो ब्रेटन वुड जो एग्रीमेंट था इसका इकोनॉमिक्स को रिबिल्ड करने का, उसके जो दो इंस्टीट्यूशंस जो उभर के सामने आए, वो था IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा था IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये जो IMF था, इसका मेन जो एम होता था वो क्या था, टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। ठीक है, कि जिन नेशंस जो उनके मेंबर नेशन है, उनके पास अगर पैसा कम है तो उनको पैसा देना, और जहाँ से पैसा, अगर नेशन से पैसा जुड़ता है, इकट्ठा होता है, तो वो पैसा इकट्ठा करके उन नेशंस की हेल्प करें जिनके पास कमियाँ आ रही हैं। ठीक है, और जो दूसरा जो था IBRD जिसको हम कहते हैं, उनका काम ही था रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। उनका काम होता था जैसे जो है इन जो मेंबर नेशंस हैं उनमें इस तरह के उनको उनको डेवलप करना होगा, जैसे पॉवर्टी है किसी इस तरह के जो उनके फैक्टर्स हैं उनको दूर करना। ठीक है, तो हम कहेंगे IMF का काम होता था पैसे को मैनेज करना शॉर्टकट में, और IBRD का काम था पैसे को लगाना, कि डेवलपमेंट कहाँ करनी है, रिकंस्ट्रक्शन कहाँ करनी है। ठीक है, टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन IBRD का काम था। तो ये उसकी दो मेन इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, तो इसके नोट्स भी मैं आपको ब्रेटन वुड के दे दूंगी। सो देयर मेन एम वाज टू हेल्प to rebuilding the shattered post-war economies and promote the international economic cooperation। ये उनका मेन एम था ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन का, और उसकी दो ब्रांचेस थी, IMF एंड IBRD। ठीक है, तो ये किस लिए किए गए, किस लिए पोस्ट वॉर एरा था आया था जब, और जिनकी इकोनॉमिक्स को फिर से रिबिल्ड किया जाए। ठीक है, तो इसके साथ